तो आज हम लोग देख रहे हैं विज़न आईएएस मंथली मैगज़ीन नवंबर की। तो उसमें हम जो सोशल इश्यूज़ हैं उसका न्यूज़ इन शॉर्ट सारी पढ़ेंगे। तो पहली न्यूज़ है सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति जेंडर स्नैपशॉट 2022 प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट 2022। ये क्या है? इस रिपोर्ट को यूएन वीमेन एंड संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने प्रकाशित किया है। तो ये जो रिपोर्ट है सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति कितनी हुई है, ठीक है? तो वो देखिए जेंडर से रिलेटेड है तो आपको उसमें समझ में आ रहा होगा यूएन वीमेन, ठीक है? जेंडर से याद रखिए यूएन वीमेन और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जो विभाग है उसने मिलकर इसको प्रकाशित किया है। इसका निष्कर्ष क्या है रिपोर्ट का? विश्व 2030 तक लैंगिक समानता को प्राप्त करने की राह पर नहीं है। मतलब जेंडर इक्वलिटी को प्राप्त करने की कोई राह पर नहीं है 2030 तक। विश्व में 380 मिलियन महिलाएं और लड़कियां अत्यधिक गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं प्रत्येक 3 में से एक महिला खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। 3 में से एक महिला खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। देखिए चाहे कोई माने या ना माने, ठीक है? बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, घरों में भी होता है। लड़कों को अक्सर आप देखेंगे कि होता ही है ये चीज़ कि अच्छे से खाना पीना सब दिया जाता है पर लड़कियों को नहीं दिया जाता। बहुत से आप देखेंगे चीज़ों में कई जगहों पे ऐसा होता है, ठीक है? ये सच्चाई है। तो इसीलिए क्या है 3 में से 1 महिला खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। असुरक्षित गर्भपात मातृ मृत्यु का एक कारण है लेकिन इसे रोका जा सकता है, ठीक है? अब असुरक्षित गर्भपात करती हैं तो उससे क्या होता है कि मातृ मृत्यु ज़्यादा होती है, ठीक है? इसको रोका जा सकता है। तो ये सारी इसकी रिपोर्ट की देखिए इनमें से कुछ चीज़ें आप नोट करके लिख सकते हैं आप ऐसे वगैरह में। भारत में 1/4 ग्रामीण परिवारों की महिलाएं और लड़कियां प्रतिदिन 50 मिनट से अधिक समय तक जल एकत्र करने में लगाती हैं, ठीक है? तो पानी की देखिए कितनी कमी है कि 1/4 ग्रामीण परिवार की जो महिलाएं और लड़कियां हैं वो 50 मिनट से पानी लाने में लगाती हैं। तो आप यहाँ पे से कुछ डाटा ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है? क्या है और किसने निकाली ये रिपोर्ट, ये ध्यान रखिए यूएन वीमेन और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग ने। अब टॉपिक 2 देखते हैं सिटीज़ अलाइव डिज़ाइनिंग सिटीज़ दैट वर्क फ्रॉम वीमेन रिपोर्ट। देखिए मैंने जो बताया कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, देखिए जो होता है उसकी जगह आप अगर कुछ कर जाते हैं तो अपने आप को चेंज करिए कि हम अपने अंदर ये चीज़ें नहीं लाएंगे कभी भी, ठीक है? भेदभाव वाली चीज़ें, अगर आपको एक अच्छा विवेकशील इंसान बनना है, ये एक्स्ट्रा फालतू की नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आप मतलब इससे अलग कि अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आप खुद से सीखिए कि हम नहीं करेंगे, ठीक है? और तो इससे भी काफ़ी चेंज आता है। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं सिटीज़ अलाइव डिजाइनिंग सिटीज़ दैट वर्क फ्रॉम वीमेन रिपोर्ट। सिटीज़ अलाइव डिजाइनिंग सिटीज़ दैट वर्क फ्रॉम वीमेन रिपोर्ट जो है वो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन जारी करता है? ठीक है, सिटीज़ अलाइव याद रखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो करता है। यह रिपोर्ट शहरी योजना निर्माण और विकास के सभी पहलुओं से जुड़ी निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से शामिल करने की आवश्यकता पर बल देती है। ये रिपोर्ट बोलती है कि जो शहरी योजना निर्माण है, ठीक है? और विकास के जितने भी पहलू से जुड़े जो निर्णय होते हैं, उनमें महिलाओं को शामिल करना चाहिए, ठीक है? उन निर्णयों में। अ, महिलाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? रक्षा और सुरक्षा, असुरक्षित सड़कें और सार्वजनिक स्थल, सुरक्षा चिंताओं की वजह से महिलाओं की सीमित आवाजाही, जलवायु विपदाओं का अपेक्षाकृत अधिक खतरा आदि। देखिए क्या होता है कि अगर कोई काम करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो हमें रात में लड़कियों को असुरक्षा लगेगी, ठीक है? तो ये सारी रक्षा और सुरक्षा संबंधी समस्याएं आती है। सर्वेक्षण में शामिल 32% महिलाओं ने रात्रि में सार्वजनिक स्थलों पर स्वयं को असुरक्षित महसूस करने की बात कही। तो रात में महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। न्याय और समानता, शहरी शासन में सीमित लैंगिक समानता है, यही नहीं निर्णय लेने और नेतृत्व में भी उनकी सीमित हिस्सेदारी है, ठीक है? जो शहरी शासन होता है आप देखेंगे कहीं भी चले जाएं, मतलब अगर आप संसद देख लें या फिर जो स्थानीय शासन होता है नगर पालिका यहाँ भी देख लिए तो आपको सीमित लैंगिक समानता दिखेगी, मतलब कम महिलाएं काम करती हुई दिखेंगी हर जगह। यही नहीं निर्णय लेने और नेतृत्व में भी उनकी सीमित हिस्सेदारी होती है। निर्णय भी पुरुष लेते हैं घरों में भी और ज़्यादा बाहर भी। विश्व स्तर पर व्यवसायों में निर्णय लेने वाले ऊंचे पदों पर केवल 29% महिलाएं हैं, ठीक है? तो ऊंचे पदों पर केवल 29% महिलाएं जो है निर्णय लेने के लिए लेती हैं। स्वास्थ्य और कल्याण, अपर्याप्त सार्वजनिक स्थल, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, जल की कमी, स्वच्छता का अभाव आदि ये सारी समस्याएं आती हैं उन्हें, ठीक है? अगर मान लीजिए कहीं स्वच्छता का अभाव है तो उन्हें समस्या होती है। सर्वेक्षण में शामिल 76% महिलाओं ने माना कि सुरक्षित मार्गों की कमी उनके स्वास्थ्य और कल्याण के समक्ष बड़ी बाधा है, ठीक है? तो सुरक्षित मार्गों की कमी है जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण के समक्ष बाधा है। बेहतरीन और अच्छा पूर्ति, शिक्षा और रोजगार में पूर्वाग्रह एवं बाधाएं, अपर्याप्त अवकाश व अपनेपन की भावना की कमी।
अब ऐसे लोग बोलते हैं कि हाँ महिलाएं तो कम काम करती, पर क्यों कम काम करती? कभी रीज़न देखा क्यों? क्योंकि पहले तो उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता, ठीक है? पढ़ा भी लिया तो फिर उनको काम करने से रोका जाता है बहुत जगह। ये सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है? फिर कहाँ पे थे हम? शिक्षा और रोजगार में पूर्वाग्रह और बाधा। रोजगार में भी पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है, वेतन भी, और उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है? और उन्हें अपर्याप्त अवकाश और अपनेपन की भावना की कमी, ये सब वो 17% वैश्विक आबादी को स्वीकार नहीं है कि उनके परिवार की कोई महिला सदस्य नौकरी करे। तो देखिए 17% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो नहीं चाहती कि उनके परिवार की महिला सदस्य नौकरी करे, मतलब घर की काम करे। पढ़ भी लिख भी लिया तो भी जरूरी नहीं कि वो नौकरी कर पाए। सुझाई गई प्रमुख रणनीतियाँ क्या है? सड़कों को सुरक्षित करके महिलाओं की आवाजाही को आसान बनाने की ज़रूरत है। सड़कों को सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा शहरी जलवायु रणनीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। जो शहरी जलवायु रणनीतियाँ हैं उनमें क्या है, लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। लैंगिक आधार पर डेटा संग्रह किया जाना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं की संपत्ति के अधिकार भी की भी रक्षा की जानी चाहिए। तो जो जेंडर डाटा है, ठीक है, जेंडर के बेस पर डाटा हमें रखेंगे तभी तो पता चलेगा ना क्या है इनइक्वालिटी। इसके बाद क्या है, महिलाओं को देखिए पहले क्या है, लड़कों में संपत्ति बंटती थी, मतलब फीमेल का कोई वही मतलब ही नहीं है, तो उनके संपत्ति के अधिकार की भी रक्षा की जानी चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण सुविधाओं तक पहुँच बनानी चाहिए। तो उनकी मतलब शारीरिक और मानसिक देखभाल और उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले, इस ये देखना चाहिए। छुट्टियां मनाने की जगह और सांस्कृतिक स्थलों पर पहुंच सुगम और समावेशी होनी चाहिए, मतलब हर जगह वो अच्छे से जा सके। अब टॉपिक देखते हैं तीसरा, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किया है, गृह मंत्रालय ने सर्वेक्षण किया है। MTSI के तहत उन मातृभाषाओं का सर्वेक्षण किया जाता है जो 2 या अधिक जनगणना दशकों में निरंतर प्रचलित रही हैं। तो उन मातृभाषाओं को इसमें देखते हैं जो 2 या अधिक जनगणना दशकों में निरंतर प्रचलित रही हैं। MTSI में ऐसी भाषाओं की भाषाई विशेषताओं का विश्लेषण भी किया जाता है। ये देखा जाता है कि इनकी भाषाई विशेषताएं क्या है। वर्ष 2011 की भाषाई जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार भारत में मातृभाषा के रूप में 19,500 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। मतलब इतनी सारी भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती है, कितनी डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं। हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली मातृभाषा है। देश में 43.6% आबादी हिंदी को अपनी मातृभाषा मानती है, तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ये सर्वेक्षण में आया। अब 14 टॉपिक देखते हैं, डिजिटल शक्ति 4.0। ये क्या है? इसे साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च किया। तो जो डिजिटल शक्ति 4.0 है, इसे देखिए जो साइबर पीस फाउंडेशन है और मेटा है जो हमारा, आप जानते हैं फेसबुक का है मेटा, आप जानते हैं कि सहयोग से क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे लॉन्च किया। इसका लक्ष्य महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना है। अब देखिए क्या है कि अगर अब मतलब साइबर आप पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी साइबर स्पेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है? वहाँ पर किसी को थ्रेट दी जा सकती है, किसी का पूरी तरीके से इमेज डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ठीक है? और उल्टे सीधे कमेंट्स आप देख सकते हैं, तो उसको भी महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित बनाना, ठीक है, इसका लक्ष्य है। ये एक अखिल भारतीय परियोजना है। यह महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने पर लक्षित है, मतलब महिलाएं जो है वो डिजिटल रूप से कुशल हों, उन्हें सारा काम आता हो। साथ ही ये उन्हें ऑनलाइन किसी भी अवैध अनुचित गतिविधि के खिलाफ विरोध करने हेतु जागरूक भी करेगी, मतलब कि अगर कुछ ऐसा गलत होता है तो वो आप विरोध भी कर सकें। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में 10 लाख से अधिक महिलाओं को संवेदनशील बनाना है। इसका पहला चरण वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, पर संपूर्ण भारत में 3 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिला है। मतलब उन्हें बताया जाए, ठीक है, डिजिटल रूप से उन्हें कुशल बनाया जाए, वो मतलब फ़ोन चलाना सारी चीज़ जाने, ठीक है, और कुछ गलत हो रहा है तो विरोध कर सकें, ये सब इसमें देखेंगे। किसने किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिए, लॉन्च वगैरह। टॉपिक 5 देखते हैं, अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है? अटल नवाचार मिशन ने अपने अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया है। तो अटल नवाचार मिशन ने क्या है, अपने जो उनका अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम है के तहत जो महिला केंद्रित चुनौतियाँ उनका शुभारंभ किया है। इन चुनौतियों के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि देखा जाएगा महिलाओं के सामने जो चुनौती आती है उनका समाधान, ठीक है। जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो ये जो है नीति आयोग के जो अटल नवाचार मिशन है उसका एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य उन प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की तलाश, चयन, समर्थन, पोषण करना है जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक रूप से
प्रासंगिक क्षेत्रीय चुनौतियों को हल कर सकें। तो उन टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस को देखना है, ठीक है, उनका समर्थन करना है। इसका उद्देश्य जो क्या है, राष्ट्रीय महत्व तो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रीय चुनौतियों को हल कर सके। ये अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान करता है। तो जो अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से क्या है, 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान करता है। कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कोई भी भारतीय कंपनी, ठीक है, ये किसके लिए उपलब्ध है, मतलब जैसे कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कोई भी भारतीय कंपनी हो, ठीक है, उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के रूप में पंजीकृत कोई भी कंपनी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। तो ये किसने घोषणा किया, तो याद रखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। यह नीति वर्ष 2030 तक 2020 के दशक से आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित करती है। तो क्या है ये जो नीति है, तो इसमें क्या है कि 2030 तक 2020 के स्तर से हम देखेंगे जो सुसाइड हो रहे हैं उनमें 10% की कमी लानी है, ये इसका लक्ष्य है। इसके लिए नीति में समयबद्ध कार्य योजना और बहुक्षेत्रक सहयोग का आह्वान किया गया है। इसमें देखिए मतलब बहुत सारे क्षेत्रों का सहयोग और समयबद्ध कार्य योजनाएं हों। यह नीति आत्महत्या की रोकथाम के लिए WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप होगी, ठीक है, जो WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति है उसके अनुसार ये नीति होगी। भारत में 2021 के दौरान पर लगभग 1.6 लाख आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गई, ठीक है, इतनी सारी आत्महत्या हुई। 2021 के आंकड़े 2020 की तुलना में 7.2% की वृद्धि दर्शाते हैं। पारिवारिक समस्या और बीमारी इन आत्महत्याओं के प्रमुख कारण रहे हैं। देखिए आजकल ना लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ही ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा सुसाइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। इसके लिए मतलब सरकार भी प्रयास कर रही है और लोगों को भी अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। देखिए किसी भी चीज़ को मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम लाइफ को बहुत ही सीरियस लेने लगते हैं तो हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत सोचने लगते हैं और फिर इस तरफ से जाते हैं। और मैं जानती हूँ कि पढ़ाई में भी बहुत सारा स्ट्रेस होता है, तो ठीक है अपनी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बचें, ठीक है। रणनीति के मुख्य उद्देश्य क्या है, अगले 3 वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना है। जो नेक्स्ट 3 वर्ष है उनके भीतर क्या करना है, आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना है, मतलब निगरानी करना है, देखना है। मनोरोग संबंधी बाह्य रोगी विभागों की स्थापना करना, ठीक है, तो बाह्य रोगी विभाग स्थापित किए जाएंगे। ये विभाग अगले 5 वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान करेंगे। तो जो जिला में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके माध्यम से ये रोकथाम करेंगे। इसमें 8 वर्षों के भीतर सभी शिक्षण संस्थानों में एक मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम को समेकित किया जाएगा। तो शिक्षण संस्थानों में एक मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम होगा, ठीक है, ये सब ये काम करेंगे। आत्महत्याओं की जिम्मेदारी पूर्ण मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशा निर्देश विकसित करना। इसके अतिरिक्त आत्महत्या के साधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना, मतलब जिस तरीके से आत्महत्या कर सकते हैं उनके साधनों को रोकना, ठीक है, मीडिया भी सही रिपोर्टिंग करे। यह रणनीति आत्महत्या की रोकथाम के लिए रेड्स पथ को प्रतिपादित करती है। क्या है, REDS, नेतृत्व साझेदारी और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ रीइंफोर्स करना, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करना, आत्महत्या की रोकथाम और आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों के परिवार को महसूस होने वाली कलंक की भावना को कम करने के लिए सामुदायिक लचीलापन और सामाजिक समर्थन विकसित करना, डेवलप करना, निगरानी और साक्ष्य निर्माण को मजबूत स्ट्रेंथन करना, ये सब काम इसमें करना है। आत्महत्या की रोकथाम के लिए की गई पहले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति लाई गई, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम लाया गया, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लाया गया। देखिए हो सकता है इसमें आगे से क्वेश्चन आए क्योंकि ये मुद्दा भी बहुत हाईलाइट होता जा रहा है, तो आप ऐसे के लिए यहाँ से कुछ ले सकते हैं या क्वेश्चन के लिए कि कौन सी पहले की गई है ना, तो आपको इसी तरीके से आपको पॉइंट्स उठाने हैं। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।